ओके यस स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। तो लास्ट जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, आई होप आप एनसीईआरटी से रेगुलरली उसको पढ़ रहे हैं, है ना। और मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए और जो भी डाउट है आप ना डाउट पोर्टल्स पे भेजते रहिए, ठीक है। तो हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट में इस चैप्टर के, और ये भी कोई इंपॉर्टेंट मतलब किसी भी टॉपिक से कम नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो इसी को हम लोग समझने के लिए आज जो हम लोग देखने वाले हैं बेटा, वो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन देखने वाले हैं हम लोग, वृक्क क्रियाओं का नियमन देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो होता है बेटा, ये जो रेगुलेशन होता है वो कुछ हार्मोन्स के कारण होता है। तो वहां पे अभी हम लोग कुछ हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्हीं हार्मोन्स के बारे में बेटा आप एक चैप्टर और आता है जो बिल्कुल आपका केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो 22 चैप्टर है, वहां पे भी आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग जो पहला जो हार्मोन देख रहे हैं जो किडनी रेगुलेशन में यूजफुल है, विच इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में बताया था, और इसका एक अनदर नेम है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं बेटा? वैसोप्रेसिन। क्योंकि ये जो हार्मोन है बेटा, ये हार्मोन ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। एक तो होता है बेटा डायलेशन और एक होता है कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। अब आपसे एक सवाल कि अगर बेटा ब्लड वेसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर है बेटा, वो बढ़ेगा या कम होगा बेटा? वो बढ़ेगा, ठीक है। तो वो बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये जो है ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की जरूरत कहां पड़ी? क्योंकि ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। देखिए इसको हम लोग इधर से समझते हैं। अगर मान लीजिए कंडीशन ये आ गई कि यूरिन का वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है। यूरिन का वॉल्यूम बढ़ने का मतलब यह है कि बार बार यूरिनेशन हो रहा है, बार बार यूरिन आ रहा है, और पर्टिकुलरली उसमें जो वाटर जो है बॉडी से वो ज्यादा लॉस हो रहा है। अब बेटा अगर यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है और यूरिन का लॉस ज्यादा हो रहा है तो ब्लड प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। ये बात सही है, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसका कारण यह है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम होता जा रहा है। अब आप जीएफआर जानते हैं बेटा, जीएफआर जो होती है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, 125 ml पर मिनट, ठीक है। अब ये जो जीएफआर है, जीएफआर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि सर ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो जीएफआर भी कम हो जाएगा। ग्लोमेरुलस में ब्लड कम से कम जाएगा और कम से कम फिल्टर होगा, तो क्या होगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगी और मिक्ट्यूरेशन रेट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मिक्ट्यूरेशन रेट का मतलब ये होता है कि बेटा यूरिनेशन जो होगा वो बढ़ जाएगा। वो पर्सन जो है वो बार बार यूरिन करेगा और बॉडी से क्या होगा? पानी का लॉस होगा। उस कंडीशन में जो होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ना सिक्रीट होता है। तो ये जो कंडीशन है, this condition lead to one phenomena which is known as बेटा, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा डायूरेसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? डायूरेसिस बोलते हैं। डायूरेसिस का मतलब अगर सिंपली बोलना चाहें तो इसका मतलब यह होता है बेटा लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। ठीक है, डायूरेसिस का मतलब ये होता है। अब इस डायूरेसिस को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है बेटा? जैसे ये कंडीशन आती है, ब्लड प्रेशर आपका कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तो क्या होता है बेटा? ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है, अब ढंग से सुनना, ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ेगी या कम हो जाएगी? मैंने आपको बताया था अगर पानी कम होता जाएगा और सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो ज्यादा सॉल्यूट कंसंट्रेशन और ज्यादा क्या? ऑस्मोलैरिटी। तो यहां पे क्या होगा बेटा? ऑस्मोलैरिटी जो होगी ब्लड की वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कंडीशन क्या आ गई है? ओवरऑल ऑस्मोलैरिटी जो हो गई है वो इंक्रीज हो गई है। अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मली ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या रहती है, तो याद करिए मैंने आपको बताया था बेटा वो रहती है 300 मिली ऑस्मोल। ठीक है, पर लीटर 300 मिली ऑस्मोल से क्या हो गई? ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई। तो वो बढ़ गई किस कंडीशन में बढ़ गई? क्योंकि पानी जो है वो ज्यादा लॉस हो रहा है बॉडी से, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है, ब्लड प्रेशर कम होता जा रहा है और ब्लड का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई बेटा। अब ये जो ऑस्मोलैरिटी होती है बेटा, हाइपोथैलेमस में क्या होते हैं बेटा? ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। ढंग से समझना, क्या होते हैं हाइपोथैलेमस में? हाइपोथैलेमस में होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स।
ठीक है बेटा, थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेंस करते हैं, है ना। जैसे कि हमारे टंग में बेटा टेस्ट बर्ड्स हैं, वो टेस्ट को सेंस करते हैं। हमारे नोज में बेटा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं जो कि स्मेल को सेंस करते हैं बेटा। स्किन में टच रिसेप्टर्स हैं हमारे, है ना। ईयर के अंदर ऑडिटरी रिसेप्टर्स है। वैसे ही हाइपोथैलेमस में बेटा कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ऑस्मो रिसेप्टर। क्या सेंस करेंगे ये? सर ये ऑस्मोलरिटी सेंस करेंगे। ऑस्मोलरिटी जब तक 300 मिली ऑस्मोल है तो ये एक्टिवेट नहीं होंगे। अगर जैसे जैसे ऑस्मोलरिटी बढ़ती जाएगी तो ये क्या हो जाते हैं? ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, ये एक्टिवेट होके क्या करते हैं बेटा? सिग्नल्स भेजते हैं। और हाइपोथैलेमस, अब देखिए एक हार्मोन है जिसको हम लोग एडीएच बोल रहे हैं बेटा और वैसोप्रेसिन बोल रहे हैं। इसके बारे में सबसे पहले समझ लीजिए बेटा, एडीएच का सिंथेसिस जो होता है वो हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स इधर पर्टिकुलरली सिंथेसिस करती है। और इसका जो सिक्रीशन होता है वो कहां से होता है? वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। एक एंटीरियर पिट्यूटरी है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच का सिक्रीशन होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन का सिक्रीशन होता है, एक तो ऑक्सीटोसिन हो गया, एक हो गया बेटा एडीएच। तो ये मैं आपको बता रहा हूं एडीएच के बारे में, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कब सिक्रीशन हुआ? सर जब हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर्स जो थे उनने सेंस किया कि ऑस्मोलरिटी बढ़ती जा रही है ब्लड की। क्या कारण है ऑस्मोलरिटी बढ़ने का? यह कारण है सर, यूरिन से जो पानी जो है ज्यादा से ज्यादा लॉस हो रहा है, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम घटता जा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड बढ़ती जा रही है, जीएफआर कम होते जा रहा है और मिक्ट्यूरेशन रेट। बेटा मिक्ट्यूरेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, यूरिन करने के प्रोसेस को हम लोग मिक्ट्यूरेशन बोलते हैं। अब इधर क्या हुआ बेटा? मिक्ट्यूरेशन रेट बढ़ गई है, इसके कारण ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए। यहां पे एडीएच का सिंथेसिस हुआ। एडीएच इस न्यूरॉन्स के माध्यम से वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आया बेटा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ब्लड के अंदर रिलीज हो गया, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं वो ब्लड में रिलीज होते हैं। अब एडीएच का काम क्या है बेटा? एडीएच का काम क्या है? यह है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और मैंने आपको बताया था बेटा, जब मैं आपको डीसीटी के बारे में बता रहा था, जब मैं आपको कलेक्टिंग डक्ट के बारे में बता रहा था, वहां पे मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर मान लीजिए डीसीटी वाला पार्ट है, ये डीसीटी वाला पार्ट है और ये कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट है, ठीक है। तो डीसीटी से क्या होता है? डीसीटी से एडीएच क्या करवाता है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। डीसीटी से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। कलेक्टिंग डक्ट से क्या करवाता है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। मतलब जो पानी लॉस हो रहा था, जो वाटर लॉस हो रहा था यूरिन के थ्रू, अब वो क्या हो रहा है? कंजर्व होता जा रहा है, रीएब्जॉर्ब होता जा रहा है। तो ये किसने करवाया? एडीएच ने करवाया। कहां से करवाया? डीसीटी से करवाया। और सर कलेक्टिंग डक्ट से करवाया। सीडी का मतलब कलेक्टिंग डक्ट हो गया। अब ये जैसे ही बेटा वाटर रीएब्जॉर्ब होके ब्लड में जाएगा तो कंडीशन क्या होगी? लेटर ऑन कंडीशन विल बी द यूरिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वो कम होता जाएगा। ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम अपने आप बढ़ता जाएगा। एडीएच की वजह से जीएफआर वापस बढ़ जाएगा और मिक्ट्यूरेशन रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो द कंडीशन विल बी, एडीएच को एक्टिवेट होने के लिए कंडीशन ये है, और एडीएच एक्टिवेट होने के बाद में क्या होता है बेटा? वो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का वो रीएब्जॉर्प्शन करवाता है और उससे ये रिवर्स हो जाती है कंडीशन। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। अब मान लीजिए कि अगर किसी पर्सन में बेटा एडीएच का सिक्रीशन ना हो, एडीएच का सिक्रीशन कम हो या ना हो, तो क्या होगा बेटा? ये प्रोसेस नहीं होगा। यूरिन में क्या होगा? बहुत अधिक मात्रा में पानी लॉस होगा, डायूरेसिस की कंडीशन बन जाएगी और इसको हम लोग बोलते हैं बेटा डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं बेटा, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, अब दो तरह की डायबिटीज होती है बेटा, एक डायबिटीज मेलिटस होती है और एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस जो होती है बेटा, उसमें क्या होता है, उसमें ग्लूकोज का कोई लेना देना नहीं है। आपका डायबिटीज मेलिटस में ग्लूकोज का लेना देना है कि यूरिन के थ्रू क्या होगा, ग्लूकोज
रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, मैंने आपको बताया था ग्लूकोज का 100% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, बट डायबिटीज मेलिटस के केस में यूरिन में क्या होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है। और उसके दो कारण है, क्योंकि डायबिटीज मेलिटस भी बेटा दो तरह की होती है, एक तो डायबिटीज जो होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, एक इंसुलिन इंडिपेंडेंट होती है। इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या होता है, जो इंसुलिन जो हार्मोन है उसका जो सिक्रीशन है वो कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। और इंसुलिन क्या करता है बेटा, इंसुलिन ग्लूकोज को, है ना, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको रेगुलेट करता है, मतलब उसको कम करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में स्टोर करता है। अब यहां पे क्या है बेटा, डायबिटीज इंसिपिडस इज डिफरेंट फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस, ये बिल्कुल ध्यान रखना। डायबिटीज इंसिपिडस इज ड्यू टू एडीएच एंड डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू टू इंसुलिन, ठीक है। तो डायबिटीज इंसिपिडस आपको यहां पे देखने को मिलेगा एडीएच की प्रेजेंट में। और ये जो एडीएच है बेटा, ये कई कारणों से एक्टिवेट रहता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप कोई डेजर्ट कंडीशन में, कोई ड्राई कंडीशन में, वहां पे आपको, है ना, पानी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी नहीं मिल रहा, आप पानी पी नहीं पा रहे, है ना, बहुत लंबे समय तक, तो आपके बॉडी को क्या करना है, पानी को कंजर्व करना है, पानी को ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर रिटेन करना है। तो उसके लिए क्या होता है, एडीएच क्या करता है, एडीएच ज्यादा से ज्यादा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीअब्सॉर्ब करके आपके यूरिन को क्या बनाता है, कंसंट्रेटेड बनाता है। अब कई कंडीशन होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राई कंडीशन, समर के टाइम पे एडीएच जो होता है, एडीएच ज्यादा से ज्यादा पानी को कंजर्व करता है ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे, डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी के अंदर। तो वैसे ही विंटर के अंदर बेटा, विंटर के अंदर हमको इतनी ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि स्वेटिंग नहीं होती, पसीना नहीं निकलता ना बेटा। तो उस टाइम पे क्या होता है, एडीएच सप्रेस हो जाता है, विंटर के टाइम पे एडीएच सप्रेस हो जाता है और यूरिन ज्यादा से ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग देखते हैं बेटा, विंटर के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन विल इंक्रीज हो जाती है, यूरिन करने की जो पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी है वो विंटर के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू समर। इसके अलावा बेटा कुछ डाईयूरेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे चाय, है ना, टी जो हो गई, चाय जो पीते हैं हम लोग, कॉफी हो गया बेटा, अल्कोहल हो गया, जो ये क्या होते हैं, ये आपके डाईयूरेटिक सब्सटेंस होते हैं। डाईयूरेटिक सब्सटेंस का मतलब ये होता है बेटा कि ये क्या करवाते हैं, डाईयूरेसिस को प्रमोट करते हैं। डायूरेसिस को प्रमोट करने का मतलब कि ये एडीएच को सप्रेस कर देते हैं और उसके वजह से क्या होगा, ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन ज्यादा होगा। डायूरेटिक सब्सटेंस, चाय पीने से, कॉफी पीने से, अल्कोहल पीने से, जो अल्कोहल पीते हैं, जो कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है पर्टिकुलरली यूरिन करने की, अल्कोहल पीने के बाद में वो बढ़ जाती है। उसका कारण क्या है बेटा, उस वक्त एडीएच सप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको एडीएच के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे बताई। अब एक एक करके देखते हैं बेटा। एडीएच का संश्लेषण जो होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है, मतलब इसका सिंथेसिस जो होता है वो कहां होता है, हाइपोथैलेमस में, बट उसका सिक्रीशन कहां से होता है, स्त्रावण कहां से होता है, वो होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, न्यूरोहाइपोफाइसिस को ही हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एडीएच वृक्कीय नलिका के दूरस्थ भाग मतलब डीसीटी एंड संग्राहक नलिका मतलब कि कलेक्टिंग डक्ट से जल का रीएब्जॉर्प्शन प्रेरित करता है, ठीक है। गर्मियों में एडीएच का स्त्रावण अधिक होता है, मैंने बताया बेटा गर्मियों में आपको पानी, है ना, पसीने से ज्यादा लॉस हो रहा है बेटा पानी, तो पानी को कंजर्व करना है, डिहाइड्रेशन ना हो, तो एडीएच ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट होता है। शरीर में जल का अधिक्य होने पर एडीएच स्त्रवण संदमित होता है, मतलब कि बेटा अगर आप, एक फैक्टर और है कि अगर आप ज्यादा पानी पिएंगे तो बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ज्यादा पीते जा रहे हैं, 1 लीटर 2 लीटर जबरदस्ती डाल दिया आपने बॉडी के अंदर, तो एडीएच थोड़ा काम करेगा उस टाइम पे। तो उस टाइम पे भी एडीएच क्या हो जाता है बेटा, सप्रेस हो जाता है और वो जो पानी की रिक्वायरमेंट हमको नहीं है, जो हम लोगों ने जबरदस्ती लिया, वो क्या होता है बॉडी से बाहर यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। एडीएच रक्त वाहिनी पर संकुचित प्रभाव डालता है। संकुचित प्रभाव डालने का ये इसका फर्क पड़ता है कि बेटा क्योंकि अभी ब्लड प्रेशर क्योंकि कम हो गया था, है ना, तो वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्शन करता है। इसीलिए तो हम लोग एडीएच को एक नाम से और जानते हैं, क्या बेटा, वैसोप्रेसिन। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को प्रेस करता है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। एडीएच के अल्प स्त्रावण से मूत्र का आयतन बढ़ेगा, इसे पॉलीयूरिया कहते हैं तथा रोग को
डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। देखिए पॉलीयूरिया, तो पॉलीयूरिया का मतलब ये हो गया बेटा कि आपका जो पर्टिकुलरली अगर एडीएच अगर कम सिक्रीशन होगा तो पर्टिकुलरली यूरिनेशन आपको बार बार होगा, और इस यूरिनेशन बार बार होने की कंडीशन को हम लोग डायूरेसिस कहते हैं, और इस रोग को, इस डिजीज को हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। ठीक है, डायूरेटिक्स पदार्थ जैसे मैंने बताया चाय, कॉफी, अल्कोहल एडीएच स्त्रावण को संदमित कर मूत्र के आयतन को बढ़ाते हैं, इसे डायूरेसिस कहते हैं। ठीक है ना, तो जो पर्टिकुलरली डाइल्यूट कर देते हैं यूरिन को, ये है ना, तो एडीएच क्या होता है, एडीएच इस केस में सप्रेस हो जाता है और उस कंडीशन को बोलते हैं डायूरेसिस, और इसी को क्योर करने के लिए एडीएच फिर ना पर्टिकुलरली काम आता है जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो एडीएच डायूरेसिस को रोकता है। ठीक है, तो ये एडीएच के बारे में हो गया, एडीएच के बारे में हम लोगों ने सारी चीजें सीख ली है। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट हार्मोन जो किडनी के ऊपर काम करता है, दिस इज एल्डोस्टेरोन। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो एल्डोस्टेरोन होता है बेटा वो कहां से रिलीज होता है, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। ये आप देख रहे हैं बेटा किडनी, ठीक है, तो किडनी के ऊपर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड में एक एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है और एक एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट होता है, ये एड्रिनल मेडुला है। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन। क्या रिलीज करता है, एल्डोस्टेरोन। इसकी भी कंडीशन क्या है एल्डोस्टेरोन रिलीज होने की, सर अगर मान लीजिए कि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट हो जाता है। और एल्डोस्टेरोन एक पार्ट है जो अभी हम लोग आगे देखेंगे, जो किसका पार्ट है, रास मैकेनिज्म का। ठीक है, रास मैकेनिज्म, अभी जस्ट इसके आगे मैं आपको रास मैकेनिज्म बताऊंगा, उसी का पार्ट है एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है बेटा, एल्डोस्टेरोन जो डीसीटी वाला पार्ट है और जो कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट है, वहां से क्या करवाएगा, वो NaCl का और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा और K+ का सिक्रीशन करवाएगा। सिमिलरली कलेक्टिंग डक्ट से भी वो वाटर का और सॉल्ट का NaCl का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, और इन दोनों ही कारणों से क्या होगा बेटा कि फाइनली आपका ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर लेगा, बढ़ा देगा, ब्लड वॉल्यूम को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जीएफआर को क्या करेगा, बढ़ा देगा, ड्यू टू एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन कहां से रिलीज हो रहा है बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज हो रहा है, पहली चीज ये हो गई। और एल्डोस्टेरोन कहां पे एक्ट कर रहा है, वो डीसीटी पे एक्ट कर रहा है और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। बेटा एल्डोस्टेरोन का स्त्रावण एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्रंथि करती है, यह डीसीटी तथा कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम तथा वाटर के पुनरावशोषण मतलब कि रीएब्जॉर्प्शन, पोटेशियम के स्त्रवण सिक्रीशन को प्रेरित करता है। ये चीज कंप्लीट हो गई हमारी, एल्डोस्टेरोन के बारे में सीखा, एडीएच के बारे में सीखा, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था, अब आपको डिटेल में मैंने बता दिया। अब आ जाइए बेटा रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म के बारे में देख रहे हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास मैकेनिज्म के बारे में सीख रहे हैं बेटा। अब देखिए रास मैकेनिज्म क्या है, वही सेम सिमिलर कंडीशन है बेटा, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, जीएफआर कम हो गया है, रेट ऑफ मिक्ट्यूरेशन बढ़ चुका है, लॉस ऑफ वाटर बॉडी से ज्यादा हो रहा है, यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, यूरिन वॉल्यूम क्या हो गया है, वो बढ़ गया है, ब्लड कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। तो क्या होता है उस टाइम पे बेटा, जो लीवर है, लीवर एक प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, विच इज नोन एज एंजियोटेंसिनोजन। हमारे ब्लड के अंदर बेटा कई प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, उसमें से एक प्रोटीन है एंजियोटेंसिनोजन जो लीवर सिंथेसाइज करता है। अब जैसे ही मैं क्या क्या बोल रहा हूं कंडीशन, एक कंडीशन ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, जीएफआर, ये क्या हो गया बेटा, सब कम हो चुका है। तो क्या होता है, किडनी में जो होते हैं एक सेल्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जेजी सेल, ठीक है, जस्टाग्लोमेरुलस सेल्स होते हैं। जस्टाग्लोमेरुलस सेल्स क्या होते हैं, छोटी सी बात करते हैं, इधर देखिए, ये आपको पता है कि ये बॉमस कैप्सूल हो गए, ठीक है, ये पीसीटी वाला पार्ट हो गया, यहां पे बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल आया और इधर से इफरेंट आर्ट्रियोल, ये इफरेंट आर्ट्रियोल, ये एफरेंट आर्ट्रियोल। यहां पे बेटा मॉडिफिकेशंस होते हैं कुछ सेल्स के, ठीक है, इस साइड पे, यहां पे, इधर, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा जेजी सेल्स। यहां पे जो सेल्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं क्या, जेजी सेल।
और ये जो जेजी सेल है बेटा, ये दो हार्मोन का ना रिलीज करते हैं, एक तो रेनिन हो गया और एक हार्मोन मैं और इधर लिख रहा हूं जिसको बोलते हैं हम लोग इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन का काम क्या है बेटा? इरिथ्रोपोएटिन का काम है आरबीसी का फॉर्मेशन करना, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करना। ठीक है, देखिए इरिथ्रोपोएटिन मतलब इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, पोएटिन का मतलब हो गया पोइसिस, पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन, इरिथ्रोपोइसिस को प्रमोट करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। तो एक तो ये इरिथ्रोपोएटिन जेजी सेल करता है और वैसे ही एक जेजी सेल क्या रेनिन भी सिक्रीट करता है। कब सिक्रीट करता है? ये कंडीशन पे। अब ये रेनिन क्या करता है? ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में है उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है और फिर लंग्स जो होता है एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। अब जाके ये एक्टिवेट हुआ है। ये एक इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक एक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म कब एक्टिव हुई? इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। किस में कन्वर्ट हुई? एंजियोटेंसिन 1 में। अभी भी ये एक्टिव नहीं है पूरी तरह से। लंग्स ने एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम मतलब एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 तीन चीजें करता है बेटा, ढंग से देखना। एंजियोटेंसिन 2 भी एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या कंडीशन है बेटा? ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम कम है, वेसल्स को अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और जीएफआर भी बढ़ जाएगा। दूसरा काम क्या करता है बेटा? स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है किसके लिए? टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, क्योंकि बेटा इसका नाम ही क्या है? रास मैकेनिज्म। रास में रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो अपन ने रेनिन के बारे में देखा, इसके बारे में देखा, एंजियोटेंसिन के बारे में, अब एल्डोस्टेरोन के बारे में देख रहे हैं। तो ये क्या करता है? स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन। अब मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एल्डोस्टेरोन का काम क्या है बेटा। एल्डोस्टेरोन जो है डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से सोडियम और सॉल्ट्स जो होते हैं NaCl और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है और वो भी क्या करवाएगा फिर? ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम या फिर जीएफआर को बढ़ाएगा। और तीसरी चीज जो करता है एंजियोटेंसिन 2, एक्टिवेट थ्रस्ट सेंटर इन हाइपोथैलेमस। कहां होता है बेटा थ्रस्ट सेंटर? इन हाइपोथैलेमस। तो हंगर, थ्रस्ट एंड टेम्परेचर क्वेश्चन आया हुआ भी है ये, तो वो कहां होता है? हाइपोथैलेमस में होता है, उसको एक्टिवेट करता है। थ्रस्ट सेंटर को अगर एक्टिवेट करेगा तो हम लोग बेटा पानी ज्यादा से ज्यादा पिएंगे। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? प्यास लगना। तो आपको प्यास ज्यादा लगेगी, आप पानी ज्यादा पिएंगे बेटा। पानी ज्यादा पीने से क्या होगा? ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम एंड जीएफआर विल इंक्रीज। ये बात क्लियर हुई आपको? तो रास मैकेनिज्म में रेनिन जो होता है वो किडनी के जेजी सेल से रिलीज होता है। एंजियोटेंसिनोजन जो होता है एक इनएक्टिव फॉर्म में लीवर से सिक्रीट होता है। रेनिन की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 और लंग्स से जो ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो रिलीज होता है उसकी प्रेजेंस में वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। फिर एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? वो पर्टिकुलरली आपका एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है एंड एल्डोस्टेरोन क्या करवाएगा? डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से वाटर एंड NaCl का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा? ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जीएफआर क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने देखा बेटा ADH के बारे में, फिर एल्डोस्टेरोन के बारे में और फिर रास मैकेनिज्म में जो एंजियोटेंसिन है उसके बारे में। सारी की सारी चीजें एक ही काम कर रही है, क्या? ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने का काम कर रही है, जीएफआर को बढ़ाने का काम कर रही है। तो जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो ये तीनों मैकेनिज्म एक्टिवेट होती है। अब देखते हैं बेटा क्या क्या इधर दे रखा है, एक एक करके देखिए। जब रक्त दाब कम व रक्त आयतन कम होता है तो जीएफआर कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि सर अगर ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो जीएफआर कम हो जाएगा। ठीक है, जीएफआर में गिरावट किडनी के वेरी इंपॉर्टेंट जेजी सेल्स, मैंने आपको बताया बेटा, वापस से रिपीट करता हूं, जेजी सेल दो हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, एक तो रेनिन हो गई,
और एक हो गया इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, दोनों के बारे में ध्यान रखना है। तो इधर इरिथ्रोपोइटिन का कोई काम नहीं है, इधर रेनिन का काम है कि रेनिन स्त्रावण हेतु प्रेरित करती है। रेनिन रास मैकेनिज्म द्वारा जीएफआर का नियमन करता है, तो वो जीएफआर को वापस से रेगुलेट कर लेता है। इतनी सी बात है रास मैकेनिज्म में। ठीक है, इसके बाद आ जाइए बेटा, लास्ट जो मैकेनिज्म है हमारी वो हो गई है एक तो एएनएफ, आर्टेरियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। आर्टेरियल नाइट्री यूरेटिक को फैक्टर को समझने के लिए एक डायग्राम देखिए बेटा, ये आप हार्ट का डायग्राम देख रहे हैं। हार्ट में आपको पता है बेटा ये लेफ्ट एट्रियम हो गया और ये राइट एट्रियम हो गया। अब जो अभी तक मैंने आपको मैकेनिज्म समझाई, चाहे वो एडीएच के बारे में थी, चाहे वो एल्डोस्टेरोन के बारे में थी, चाहे वो रास मैकेनिज्म के बारे में थी, सारी की सारी कब एक्टिवेट होती है? जब ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम क्या होता है बेटा? कम होता है, जीएफआर कम होता है। अब मैं आपको जो बता रहा हूं उस कंडीशन, ये कंडीशन क्या है? जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो सही बात है सर, एक मैकेनिज्म जब ब्लड प्रेशर कम होने के लिए है, तो एक मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए भी तो हो सकती है। किसी पर्सन में ब्लड प्रेशर बढ़ावा भी तो हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा? जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एट्रियम में कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो प्रेशर इन द एट्रियल वॉल विल इंक्रीज। यहां पे क्या होगा बेटा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और यहां पे कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या होते हैं? वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, इन द वॉल ऑफ एट्रियम, एट्रियम की वॉल में कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही वो एक्टिवेट होंगे वॉल ऑफ एट्रियम में स्ट्रेच रिसेप्टर्स, वो क्या करेंगे? वो वॉल ऑफ एट्रियम से एएनएफ का सिक्रेशन करवाएंगे, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। इसका काम होगा बेटा कि वेसल्स को डायलेट कर देना। अब जैसे एडीएच क्या कर रहा था बेटा? वेसल्स को कांस्टेंट करके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा था, क्योंकि ब्लड प्रेशर उस वक्त कम था। यहां पे क्या है बेटा? ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, यहां पे कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? वेसल्स को डायलेट करना पड़ेगा। वो काम कौन कर रहा है? एएनएफ कर रहा है। और अब मेरे को रास मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रास मैकेनिज्म क्या है? ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। ऑलरेडी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ये क्या कर देता है बेटा? इनहिबिट कर देता है रास मैकेनिज्म को। क्या ये बात समझ आई बेटा? तो वापस से रिपीट करते हैं, एएनएफ कब एक्टिवेट हुआ? जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या हुआ कि बेटा जो एट्रियम में जो स्ट्रेच रिसेप्टर है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड इधर आ रहा है, प्रेशर से आ रहा है, तो स्ट्रेच हो रहा है, वो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए। उसके एक्टिवेट होने से वॉल ऑफ एट्रियम, जो हार्ट की वॉल है, उसने क्या किया? एक हार्मोन का सिक्रीशन किया जिसको बोलते हैं एएनएफ। एएनएफ ने क्या किया फिर? एएनएफ ने दो काम किए बेटा। एएनएफ जो है एक वेसोडाइलेटर है, वेसल्स को डायलेट कर दिया, ब्लड प्रेशर कम हो गया। और रास मैकेनिज्म को रोक दिया, क्योंकि रास मैकेनिज्म की अभी कोई जरूरत नहीं है। इसकी वजह से ओवरऑल जो हो गया हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, यहां पे ये बात हमको क्लियर हो गई है। एएनएफ के बारे में देखते हैं बेटा। इसका स्त्रावण हृदय के आलिंदों की भित्ति से होता है। बिल्कुल बात सही है बेटा, वॉल ऑफ हार्ट से होता है। यह एक रक्तवाहिनी प्रसारक है, मतलब कि वेसोडाइलेशन करता है। ये रेनिन का स्त्रावण संदमित कर रास क्रियाविधि को रोकता है। तो रास क्रियाविधि को क्या करता है बेटा? ये स्टॉप करता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो है बेटा रेगुलेशन ऑफ किडनी में अपन ने हार्मोन्स के बारे में सारा सीख लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा मिक्ट्यूरेशन और मूत्रण, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अब। ओके यस स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मूत्रण और मिक्ट्यूरेशन। तो यहां पे बेटा इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पता होना चाहिए। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं बेटा, ये यूरिनरी ब्लैडर का देख रहे हैं। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर के जो आउटर साइड में जो मसल होती है, सबसे पहले वो समझिए वो कौन सी मसल होती है बेटा? उसको बोलते हैं हम लोग डेट्रूसर मसल। क्या बोलते हैं उसको? डेट्रूसर मसल बोलते हैं। ठीक है, ये किस तरह की मसल होती है? ये स्मूथ मसल ही होती है। ठीक है, स्मूथ मसल होती है। और स्मूथ मसल जो होती है वो बेटा इनवॉलंटरी होती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है डेट्रूसर मसल। ये यहां पे आप जो देख रहे हो, दिस वन इज द यूरेटर। तो दो किडनी है, दोनों किडनी से यूरेटर की ओपनिंग जो होती है वो यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है बेटा। और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो ओपन हो जाता है यूरेथ्रा के अंदर। यहां पे यूरिनरी ब्लैडर के आउटर साइड में डेट्रूसर मसल है, स्मूथ मसल है। इनर साइड में जो एपिथेलियम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल
ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या हो सकते हैं बेटा, स्ट्रेच हो सकते हैं, वो स्ट्रेच हो सकते हैं मतलब डिस्टेंसिबल होते हैं। उसके अंदर, इसके अंदर पर्टिकुलरली आपको पता है यहां पे यूरिन कलेक्ट होता रहेगा और ये क्या होंगे बेटा, स्ट्रेच होंगे। ठीक है, तो एज सुन एज जैसे जैसे यूरिन इधर कलेक्ट होता जाएगा तो क्या होते हैं बेटा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं इसकी वॉल के ऊपर, वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हैव द स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं बेटा, ये क्या हो जाते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे जैसे यूरिन कलेक्ट होता जाएगा ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होंगे ये एक्टिवेट हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, एक मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स क्रिएट करेंगे। ठीक है बेटा, मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स का मतलब यह होता है कि इसकी वॉल से जो न्यूरॉन्स है वो सिग्नल से लेके जाएंगे कहां पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सीएनएस में सिग्नल लेके जाएंगे और सीएनएस से सिग्नल आएगा और वो दो मसल्स को ना पर्टिकुलरली क्या करवाएगा, एक को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और एक को क्या करवाएगा, रिलैक्स करवाएगा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं यूरेथ्रा में स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। ठीक है, ये भी जो है बेटा मस्कुलर है, मसल से बने हुए हैं, बट इंटरनल जो स्फिंक्टर होता है वो क्या होता है बेटा, इनवॉलंटरी होता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी है। बट जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो क्या होता है बेटा, वॉलंटरी होता है। तो इसका मतलब एट द टाइम ऑफ मिक्ट्यूरेशन दो चीजें होगी बेटा, एक तो इधर यूरिन कलेक्ट होता जाएगा, ये फैलेगा, ठीक है, ये फैलेगा, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, एक रिफ्लेक्स क्रिएट होगा, मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स क्रिएट होगा। रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है बेटा कि जिसमें न्यूरॉन्स अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सिग्नल लेके जा रहे हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल वापस आ रहा है। तो यहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिग्नल गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो न्यूरॉन सिग्नल लेके आया उसने क्या करा, डेट्रूसर मसल को क्या करवाया बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करवाया, क्योंकि वो एक्सपेंड हो रही थी, इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। और इंटरनल स्फिंक्टर क्या है, इनवॉलंटरी है, तो इसको क्या करवा दिया आपने, रिलैक्स करवा दिया। तो ये रिलैक्स हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर, क्योंकि ये वॉलंटरी है, ये मेरी इच्छा के अकॉर्डिंगली है और ये स्केलेटल मसल से बना हुआ, ये स्केलेटल मसल है। सबसे पहली बात तो ये किससे बना हुआ है, स्केलेटल मसल से बना हुआ है। और स्केलेटल मसल्स जो होती है बेटा आपको पता है वो क्या होती है, वॉलंटरी होती है। ये किससे बना हुआ है, ये स्मूथ मसल से बना हुआ है ना। अब यहां पे जैसी ही इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे ही आपने इसको रिलैक्स किया, इसको रिलैक्स करते ही यूरिन बाहर आ जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू। ये बात क्लियर हो गई बेटा। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट था यहां पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर पे, उसका एक्टिवेशन होना और मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स के कारण क्या होता है, जो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सिग्नल्स लेके आते हैं जो डेट्रोसर मसल को, और द मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर विच इज द स्मूथ मसल, इसको क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। इंटरनल स्फिंक्टर को क्या करवाते हैं, वो रिलैक्स करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपका मिक्ट्यूरेशन वाला काम हो गया। अब यहां पे देख लीजिए क्या क्या दे रखा है, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, वृक्क द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब कि बेटा क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, द्वारा ऐच्छिक संकेत, ऐच्छिक संकेत का मतलब क्या हो गया बेटा, दिए जाने तक संग्रहित रहता है। ऐच्छिक हो गया आपका वॉलंटरी सिग्नल्स। ठीक है, अब देखिए बेटा, मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है। मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाते हैं सिग्नल। ठीक है, इसके बाद में देखिए आगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियां, देखिए चिकनी पेशियां, स्मूथ मसल, ठीक है, इसी का मैंने आपको नाम अभी इधर बताया है, क्या बोलते हैं बेटा इसको, डेट्रूसर मसल्स बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में नाम नहीं दे रखा है इसलिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। संकुचन तथा मूत्राशय अवरोधिनी, मतलब कि यूरिथ्रल स्फिंक्टर बोलते हैं इसको। इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है बेटा और एक होता है
एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, मैंने दोनों स्फिंक्टर के बारे में बताया आपको। जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो आपका क्या हो गया बेटा, वो इनवॉलंटरी हो गया, वो स्मूथ मसल से बना हुआ है। और जो वॉलंटरी है ना आपका हो गया एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, वो किससे बना हुआ है, स्केलेटल मसल से हो गया, जो कि एक वॉलंटरी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, शीतलन होता है। शीतलन मतलब कि क्या हो गया बेटा, इसके अंदर रिलैक्सेशन हो गया, प्रेरक संदेश जाते हैं जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। ये बिल्कुल सही है, मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण, मिक्ट्यूरेशन कहते हैं बेटा इसको। और इस संपन्न करने वाली तंत्रिका, इसको बोलते हैं बेटा क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त, मतलब कि मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स कहलाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब दो चीजें हैं बेटा कि एक तो हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है बेटा कि वो यूरिन को है ना रिलीज होने से रोकता है। तो सिंपैथेटिक तंत्र मूत्र भरवाता है, मतलब कि वो फिलिंग करवाता है वहां पे यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिन को होने से रोकेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है बेटा, मूत्राशय में संकुचन तथा इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर में शीतलन करता है। तो मैंने आपको बताया कि जो इनवॉलंटरी जो ना चीजें हैं, एक तो इनवॉलंटरी आपकी ये होगी डेट्रोसर मसल, इसको क्या करवाएगा, संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा इसमें। और इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर में क्या करवाएगा बेटा, इसमें शीतलन करवाएगा, मतलब कि इसको रिलैक्स करवाएगा, जिसके कारण यूरिन आपका यूरिथ्रा से बाहर आता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के बारे में थे कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेटा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो आपका पीएनएस का पार्ट है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स में जो इनवॉलंटरी मसल्स है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहां पे बेटा हम लोगों ने मूत्रण का सारा प्रोसेस देखा। ठीक है, इसके बाद वाला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं अब। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मूत्र का संगठन और कंपोजिशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट हो गया हमारे चैप्टर का, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, यहां पे देखिए बेटा कुछ फैक्ट्स हैं जो हमको एज इट इज याद रखने, जैसे कि मनुष्य के मूत्र की अम्लीय होता है, मतलब अम्लीय मतलब कि वो बेटा एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसका पीएच क्या होता है बेटा 6 होता है, क्योंकि उसके अंदर H+ का चयनात्मक स्त्रावण होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा कि पीसीटी और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में H+, NH3 और K+ का क्या होता है बेटा, सिक्रीशन होता है, सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं उसको। और ये सेलेक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन किसके लिए हो रहा है बेटा, आयनिक बैलेंस के लिए और पीएच बैलेंस के लिए हो रहा है। तो क्योंकि अगर उसके अंदर H+ आयंस का सिक्रीशन हो रहा है, हमारे यूरिन के अंदर H+ आयंस है, तो वो एसिडिक होगा। प्रतिदिन बेटा 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जन होता है और प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया उत्सर्जित होता है। मूत्र का पीला रंग जो होता है उसके अंदर यूरोक्रोम पिगमेंट होता है, उसके कारण होता है। और मूत्र में गंध जो होती है वो यूरिनॉइड के वजह से होती है। सामान्य मूत्र में ग्लूकोज नहीं होगा, रक्त के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड अनुपस्थित होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा ग्लूकोज का तो 100% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, अमीनो एसिड का भी हो जाता है, प्रोटीन फिल्टर ही नहीं होते, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भी फिल्टर नहीं होते हैं। अगर ये फिल्टर हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है, वो हम लोग देखेंगे अभी आगे। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का उत्सर्जन हो सकता है और बाकी जो होते हैं विटामिन का 100% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है बेटा वो हो गया ग्लाइकोस्यूरिया। ग्लाइकोस्यूरिया बेटा नाम में ही है क्या, ग्लूकोज, तो मतलब कि मूत्र में हसन भवे का उपस्थित होना। ठीक है, तो यहां पे बेटा यहां पे ये चीज यहां पे थोड़ी सी गलत लिख रखी है ना, थोड़ा सा ऑपरेटर से इधर टाइपिंग मिस्टेक है। ये यहां पे क्या हो रहा है, इधर बेटा ग्लाइकोज यूरिया का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का उपस्थित होना। ठीक है, तो सिंपल सी बात हो गई, ग्लाइकोज यूरिया का मतलब हो गया मूत्र में ग्लूकोज का उपस्थित होना। तो ग्लूकोज मैंने बताया था बेटा 100% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, बट अगर ग्लूकोज उसमें उपस्थित है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोज यूरिया। ठीक है, मतलब किडनी में कोई ना कोई दिक्कत है, डिसऑर्डर है उसके अंदर, है ना। कीटोन यूरिया, कीटोन यूरिया में मतलब कि कीटोन बॉडीज का उपस्थित होना। यूरेमिया का मतलब ये हो गया बेटा कि रक्त में यूरिया का अत्यधिक होना, मतलब कि अगर यूरिया फिल्टर नहीं हो रहा है और किडनी के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा है तो ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है बेटा, किडनी के अंदर कोई ना कोई फंक्शन खराब हो गया है, किडनी फेलियर हो चुका है,
तो इसके कारण क्या होता है, यूरेमिया होता है। इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हीमोडायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं इस तरह के पेशेंट के लिए जिसमें ब्लड में क्या होता है, यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ताकि ब्लड में हम लोग यूरिया को अलग कर सके। हीमेटोयूरिया का मतलब बेटा जैसे कि मूत्र में आरबीसी का उपस्थित होना। देखिए आरबीसी नहीं होती है, बट अगर है तो वो हीमेटोयूरिया कंडीशन हो गई। एल्ब्यूमिनोयूरिया, एल्ब्यूमिन बेटा एक प्रोटीन होता है, अगर वो प्रोटीन उपस्थित है तो वो कंडीशन क्या होगी, एल्ब्यूमिनोयूरिया। नाम से सारी चीजें निकल के आ रही बेटा, ग्लाइकोस यूरिया, ग्लूकोज का उपस्थित होना, कीटोन यूरिया, कीटोन बॉडीज का उपस्थित होना, यूरेमिया रक्त में यूरिया का बढ़ जाना, ठीक है। हीमेटोयूरिया, हीमेटोयूरिया हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मतलब आरबीसी, आरबीसी हो गया। एल्ब्यूमिनूरिया, एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गया। सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस का मतलब ये होता है बेटा मूत्राशय में संक्रमण का होना, मतलब कोई ना कोई अगर इंफेक्शन हो जाता है किडनी के अंदर और है ना मूत्राशय में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टाइटिस बोलते हैं। इसके बाद में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, इसको ब्राइट डिजीज भी बोलते हैं हम लोग, जीवाणु संक्रमण के कारण वृक्क का ग्लोमरुलस में सूजन आ जाना, ठीक है। तो यहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया बेटा, इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का मतलब क्या हो गया बेटा, इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमरुलस। देखिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब नेफ्रॉन के ग्लोमरुलस वाले पार्ट में आइटिस लगा हुआ। देखिए ना बायोलॉजी में हम लोग, अगर आप मेडिकल स्टडीज करोगे आगे तो आपको पता लगेगा कि आइटिस जहां पे भी लग जाता है उसका मतलब क्या होता है बेटा, इन्फ्लेमेशन होता है। आइटिस, हेपेटाइटिस हो गया बेटा, है ना, अर्थराइटिस हो गया, जोड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, अर्थराइटिस हो गया, तो वैसे ही आइटिस यहां पे लग गया। रीनल कैलक्यूली का मतलब ये हो गया, इसमें किडनी स्टोन बन जाता है। कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण अघुलनशील लवणों के क्रिस्टल का वृक्क में जमाव होना, जिसके कारण पथरी हो जाती है, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है बेटा, अगर वो डिपॉजिट होते रहेंगे किडनी में तो उधर क्या होगा, स्टोन बन जाएगा। सिंपल सी बात थी ये। यहां पे हम लोग बेटा कुछ क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से किसका सक्रिय रूप से वक्रीय नलिका, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा आपको करना है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन का, ठीक है। जल्दी से ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, या इसको नोट डाउन कर लेना आराम से। और एक ये क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं और जो डाउट पोर्टल है ना बेटा, वहां पे आपको इसका जवाब देना है, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो वहां पे डिस्कस करेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये आपका होमवर्क हो गया इधर से। अब आ जाते हैं बेटा जो लास्ट टॉपिक हो गया हमारा, कि उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका। हमको पता है कि बेटा जो लंग्स हैं, लंग्स किस लिए काम आते हैं बेटा, कि CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने के लिए, बट यहां पे CO2 के साथ साथ जो वाटर का भी उत्सर्जन होता है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा कि किडनी और हमारा यूरिन के अलावा भी हमारे बॉडी के अंदर कुछ उत्सर्जन है ना, पर्टिकुलरली क्या है उत्सर्जित जहां से होता है, अन्य अंग भी हैं जहां से उत्सर्जन होता है। जैसे कि एक लंग्स हो गया, जैसे बेटा आप लोग ब्रीद आउट करते हैं, हम लोगों ने जैसे CO2 छोड़ी, उसके अंदर वाटर भी रहता है। कैसे रहता है, आप कैसे समझेंगे इसको बेटा, कई बार हम लोगों ने किया है ये। आप कांच लीजिए, कांच के ऊपर ऐसे छोड़िए तो वो भाप सी जम जाती है ना बेटा, तो उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, मॉइस्चर रहता है उसके अंदर। तो उसका मतलब क्या हो गया बेटा, कि वाटर का लॉस जो होता है वो यूरिन के थ्रू ही नहीं होता, वो कहां से होता है, लंग्स से भी होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। एक इधर लीवर में क्या होता है, लीवर में हमको पता है कि ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये पित्त रस का स्त्रावित करती है, जिसमें हम लोग जानते हैं दो तरह के पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, ड्रग्स तथा डिग्रेडेड स्टीरॉल्स हार्मोन्स होते हैं, ये पित्त रस का आंत से मुक्त करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो बाइल जो है, हमको पता है कि लीवर जो होता है बेटा वो किसका सिंथेसिस करता है, वो बाइल का सिंथेसिस करता है। तो ये बाइल जो होता है, ये बाइल कहां से एक्सक्रीट आउट हो जाता है फिर हमारे बॉडी से, जो फीकल मैटर होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो हमारा उसके साथ में बाइल का एक्सक्रीशन होता है। स्किन जो होगी, त्वचा सबसे बड़ा अंग होता है। स्किन में आपको पता है कि बेटा कि अंत स्तनधारियों में त्वचा में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, एक होगी सेबेशियस ग्लैंड जिसको ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, और एक स्वेट ग्लैंड जिसको सुडोरिफिक ग्लैंड भी बोलते हैं। सेबेशियस ग्लैंड बेटा जैसे कि इसका नाम है ऑयल ग्लैंड, तो ये क्या करती है, हमारे स्किन को, जहां हमको लगता है ना ऑयली स्किन हो गई है, वो सेबेशियस ग्लैंड के थ्रू होती है। ये क्या करती है, तेलीय पदार्थ जिसका सीबम का स्त्रवण करता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन, स्टीरॉल्स तथा वैक्स होता है। तो ये आपका एक तरह से ये भी हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन की तरह ही हो गया। स्वेट ग्लैंड से आपको पता है कि जो स्वेट का सिक्रीशन होता है, पसीने को
पसीने का स्त्रावण करता है। पसीने में क्या क्या होता है बेटा, उसके अंदर NaCl होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, उसके अंदर यूरिया होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक NaCl जल उपस्थित होते हैं। श्वेत ग्रंथि का प्राथमिक कार्य ताप नियमन है, शरीर पर ठंडक का प्रभाव, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड का मेन जो पहला जो प्राइमरी फंक्शन होता है स्वेट ग्लैंड का, वो क्या है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ठीक है। ज्यादा गर्मी होगी स्वेटिंग ज्यादा होगी, ठंडी होगी स्वेटिंग नहीं होगी, तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। अब हमारा ये एक छोटा सा टॉपिक रह गया था बेटा, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस कंडीशन कब आती है बेटा, जब किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर जाती है, तो उस पेशेंट को एक आर्टिफिशियल किडनी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये कंडीशन कब हो गई है, रक्त में यूरिया का अत्यधिक होना यूरेमिया कहलाता है, इसको यूरेमिया कहते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। ये वक्र की मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी के फलस्वरूप होता है, ठीक है। तो अगर किडनी अगर ढंग से काम नहीं कर रही है तो यूरेमिया की कंडीशन होती है। यूरेमिया के रोगी व्यक्ति में हीमोडायलिसिस प्रक्रिया द्वारा रक्त में यूरिया का पृथक करते हैं, ठीक है। तो इसमें फिल्ट्रेशन होता है बेटा, देखिए कैसे होता है, ये मैंने आपके लिए डायग्राम बना रखा है। ये आप जो देख रहे हैं बेटा, एक डायलिसिंग बॉक्स हो गया, मशीन हो गई, ठीक है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होती है बेटा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सेलोफेन ट्यूब, जो कि सेलोफेन मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। ये जो सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है ये परमिएबल होती है, किसके लिए बेटा, ये यूरिया के लिए परमिएबल होती है। यहां से क्या होता है, यूरिया फिल्टर हो सकता है, ठीक है। और इसका जो कंसंट्रेशन है, इसका जो आयनिक कंसंट्रेशन है, वो डायलिसिंग फ्लूइड, इसके अंदर एक डायलिसिंग फ्लूइड भरा रहता है, जैसे कि मैंने आपको ये बोल रखा है, ये डायलिसिंग फ्लूइड। तो ये डायलिसिंग फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन है, मतलब आयनिक कंसंट्रेशन, वो बिल्कुल प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के एज इट इज होता है। यहां पे आप आर्टरी देख रहे हैं, आर्टरी से जो हेपरिन होगा, सॉरी, जो आर्टरी से ये जो पर्टिकुलरली आप ट्यूब देख रहे हैं, इधर से जो ब्लड है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है, इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया, इसको फिल्टर आउट करना है, ठीक है, इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है। अब इसके अंदर बेटा एक हेपरिन डाला जाता है। हेपरिन जो होता है बेटा, हेपरिन एक नेचुरल एंटी कोगुलेटिंग सब्सटेंस है। एंटी कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, ब्लड को कोगुलेट जमने नहीं देता बेटा, तो ये हेपरिन इसके अंदर डाला जाता है ना। मैं इधर लिख देता हूं, एंटी कोगुलेटिंग सब्सटेंस होता है ये, ठीक है। तो ये इसके अंदर डाला जाता है बेटा। फिर वो क्या होता है, ये डायलिसिंग कंटेनर के अंदर जाता है, जिसके अंदर सेलोफेन मेम्ब्रेन से ये जो यूरिया है, ये यूरिया फिल्टर होके बाहर आ जाता है, ठीक है, और बाकी सारी चीजें इसी के अंदर रहती है, और ये फाइनली वेन्स के थ्रू आपके बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ना ब्लड है, इसके अंदर ब्लड ये फ्री हो गया है नाइट्रोजनस वेस्ट से, क्योंकि यूरिया जो होता है वो ये डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर आ गया। अब ये जो डायलिसिंग फ्लूइड है, ये जो यूज हो गया है, इसको चेंज करते रहते हैं और इधर से फ्रेश डालते रहते हैं। तो फ्रेश डायलिसिंग फ्लूइड इस कंटेनर में आता जा रहा है और यूज डायलिसिंग फ्लूइड इधर जाता जा रहा है, क्योंकि बेटा इसके अंदर यूरिया आता रहेगा तो ये इसके अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और वो बेकार हो जाएगा, उसको बाहर हम लोग है ना मतलब चेंज कर देंगे और इधर से फ्रेश डालते रहेंगे। सेलोफेन मेम्ब्रेन के बारे में इंपॉर्टेंट है कि सेलोफेन मेम्ब्रेन से बना होता है ये, जिससे यूरिया का आपका क्या होता है, यहां से डिफ्यूजन होता है, इससे यूरिया बाहर आता रहता है। तो यूरिया आपका डायलिसिंग फ्लूइड में आ गया, इधर से यूरिया इस तरह से बाहर आता है, ठीक है। तो ये आपका हीमोडायलिसिस पूरा का पूरा फंक्शन हो गया, है ना। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, एक बार इधर देख लेते हैं, है ना। इसमें एक डायलिसिस यूनिट होती है जिसमें डायलिसिस फ्लूइड तथा है ना कुंडलित नलिकाएं होती है। ये कुंडलित नलिकाएं क्या है बेटा, यही होती है सेलोफेन मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, सेलोफेन मेम्ब्रेन बोलते हैं, है ना। अपोवन द्रव का संगठन रक्त प्लाज्मा के समान होता है सिवाय नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिया, है ना। तो यहाँ पे बेटा जो इसका जो ना पर्टिकुलरली कंसंट्रेशन है इसका डायलिसिस फ्लूइड का, वो सेम है किसके, जो ब्लड का कंसंट्रेशन है, एक्सेप्ट इसके अंदर यूरिया नहीं रहता है पहले, है ना। तो इसलिए क्या होता है, यूरिया अंदर से डिफ्यूज होकर अंदर बाहर आ जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है बेटा, यूरिया का कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा बाहर कम, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे यूरिया मूव कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बेटा ये जो लास्ट टॉपिक है हीमोडायलिसिस वो कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने डिसऑर्डर्स देखे आज, और हम लोगों ने रेगुलेशन ऑफ किडनी विद हार्मोन्स वो
जो समझा हम लोगों ने, यहाँ पे आपके फिर भी कुछ डाउट हो सकते हैं, वो डाउट पोर्टल पे आप बिल्कुल भेजते रहिए कंटिन्यूसली। सो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा पूरा चैप्टर, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन पैटर्न चल रहा है उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आज डिस्कस करते हैं, आप साथ के साथ मेरे क्वेश्चन देखते जाइए और सॉल्व करते जाइए। इसका डिस्कशन पूरा हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। आइए बेटा देखिए, एएफएमटी 2006 से हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन किन कोशिकाओं से उत्पन्न और स्त्रावित होता है। देखिए ऑप्शन देखने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है वो कौन सी मैकेनिज्म का पार्ट है बेटा, वो रास मैकेनिज्म का पार्ट है। किसका है बेटा, रास मैकेनिज्म का पार्ट है। अब रास मैकेनिज्म में आपको पता है बेटा, सबसे पहले जो एक हार्मोन होता है जो हो गया आपका रेनिन। ठीक है, हार्मोन नहीं बेटा, प्रोटीन होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, कई बच्चे तो गलती कर देते हैं। रेनिन को वो क्या बोलते हैं बेटा, वो हार्मोन बोलते हैं, बट इट इज अ प्रोटीन, ये प्रोटीन है। ठीक है, इसके बाद में बेटा रेनिन जो होता है वो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है। तो यहां पे बेटा हमारा दूसरा जो हो गया ये एंजियोटेंसिनोजन हो गया। ठीक है, अब आपसे यही पूछा है कि ये जो एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन है ये कौन सिंथेसाइज करता है। तो बेटा हम लोगों ने देखा था कि इसको जो सिंथेसाइज करने वाला जो ऑर्गन है हमारे बॉडी में वो कौन सा हो गया बेटा, वो हो गया लीवर। ठीक है, अब ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये किसको, ये एंजियोटेंसिनोजन किसकी प्रेजेंस में बेटा, रेनिन की प्रेजेंस में ये एंजियोटेंसिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और एंजियोटेंसिन 1 जो होता है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कहां से रिलीज होता है, लंग्स से रिलीज होता है, उसकी प्रेजेंस में वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा वो किसको एक्टिवेट करेगा बेटा, वो एक्टिवेट करेगा सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन कहां से रिलीज होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है बेटा, ये रास मैकेनिज्म का पूरा आपने सिस्टम देखा था कि लीवर जो है वो एंजियोटेंसिनोजन को, अच्छा यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि ये जो रेनिन है ये रेनिन कहां से रिलीज होता है, तो बेटा ये किडनी से रिलीज होता है। और किडनी के भी कौन से सेल से रिलीज होता है, ये जेजी सेल से रिलीज होता है। ठीक है, जेजी सेल का मतलब हो गया बेटा जस्टा ग्लोमेरुलस सेल्स। एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर जो सेल्स होते हैं उसके मॉडिफिकेशन से जेजी सेल्स बनते हैं और ये क्या है, रेनिन का सिंथेसिस करते हैं। जेजी सेल एक और अन्य प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेटा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप जब देखोगे तो आपको इजीली आप डिटेक्ट कर लोगे कि यकृत कोशिका है, मतलब कि लीवर सिंथेसाइज करता है किसको, एंजियोटेंसिनोजन को। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो लंबी भूख हड़ताल पर बैठा है और मात्र जल पर ही निर्वाह कर रहा है, ठीक है, तो उसके मूत्र में अपेक्षाकृत है ना कम यूरिया होगा। बिल्कुल यही ऑप्शन इसके अंदर सही हो गया बेटा, क्योंकि हम लोगों को पता है बेटा अगर कोई पर्सन है ना हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, तो उसका जो प्रोटीन इंटेक है ठीक है, ये जो प्रोटीन इंटेक है बेटा, ये प्रोटीन इंटेक क्या होगा बेटा, इसका कम होगा इस पर्सन का। जब प्रोटीन इंटेक कम होगा तो हमको पता है कि बेटा प्रोटीन इंटेक ही अगर कम होगा तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया जो होता है वो कम होगा। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कहां होता है ये भी मैं आपको बता दूं, लीवर के अंदर होता है। लीवर के अंदर क्या होती है बेटा, ऑर्निथिन साइकिल होती है और लीवर क्या बनाता है बेटा, यूरिया का फॉर्मेशन करता है। और क्योंकि प्रोटीन इंटेक ही कम है तो यूरिया का फॉर्मेशन भी इधर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पे मेरा ऑप्शन फर्स्ट हो गया, वो सही हो गया। ठीक है, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यदि मूत्राशय की दीवार पर स्ट्रेच ग्राही पूरी तरह निकाल दिए गए होते हैं तो क्या होगा। अब देखिए मैंने आपको बेटा डायग्रामेटिकली बहुत बढ़िया तरीके से ये समझाया था कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इसके ऊपर कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं। मान लीजिए ये जो ग्रीन कलर में बना रहा हूं ये क्या है बेटा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स है। स्ट्रेच रिसेप्टर्स का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे यूरिन इसके अंदर फिल होता जाएगा तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, ये स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होते हैं, ये फैलेंगे। ठीक है, ये एक्टिवेट होंगे और ये जो एक्टिवेट होंगे ये स्ट्रेच रिसेप्टर फिर ये क्या करते हैं, एक रिफ्लेक्स को क्रिएट करते हैं जिसको हम लोगों ने नाम दिया था बेटा मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स। मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स,
ये अगर ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स को आप यूरिनरी ब्लैडर की वॉल से हटा दोगे तो क्या होगा बेटा, ये मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स जो होगा ये होगा ही नहीं, इट विल नॉट अकर, ये होगा ही नहीं। अब जब मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, मूत्रण नहीं होगा, क्योंकि मूत्रण के लिए मतलब कि यूरिनेशन के लिए आपको मिक्ट्यूरेशन रिफ्लेक्स की जरूरत होती है। तो हमारे इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही डायरेक्टली सही हो गया। ठीक है, आइए बेटा, मानव रकों द्वारा उत्सर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला ऑप्शन देखते हैं बेटा, हेनले लूप की आरोही भुजा इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपरागमय होती है। अब देखिए, सबसे पहले कई कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सर ये बार बार आता है, ये आरोही और अवरोही, इसका मतलब क्या होता है? बेटा देखिए, हम लोगों ने देखा था कि जो है ना हमारा जो हेनले लूप है ना, ये हेनले लूप हो गया। ठीक है, अब हेनले लूप में जो होता है, जो फिल्ट्रेट जो होता है वो मूव करता है आपका कहां से, है ना, डिसेंडिंग लिम्ब से मूव करता है, इधर से मूव करता है, और वो कहां मूव करता है बेटा, असेंडिंग लिम्ब में मूव करता है। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये वाला जो हो गया बेटा, ये मेरा ना डिसेंडिंग लिम्ब हो गया हेनले लूप का। क्या हो गया, डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, DL लिख रहा हूं मैं इसको। और ये जो हो गया बेटा मेरा, ये असेंडिंग लिम्ब हो गया। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब हो गया, है ना। अब यहां पे ही इसी को हम लोग बेटा डिसेंडिंग लिम्ब को ही एक नाम और दे रहे हैं, वो आप देखिए कि इसको मैं बोल रहा हूं बेटा कि ये जो होती है नीचे होने वाली, ये अवरोही भुजा होती है। ठीक है, अवरोही भुजा होती है, और ये जो होती है ये आरोही भुजा होती है, असेंडिंग लिम्ब वाली। ठीक है, अब यहां पे अब देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज और ये भी हमको पता है कि बेटा ये जो है डिसेंडिंग लिम्ब जो है, इट इज ओनली परमिएबल फॉर वाटर, इधर से वाटर सिर्फ पास होता है, एंड इम्परमिएबल फॉर NaCl, एंड इट इज ओनली परमिएबल फॉर NaCl एंड इम्परमिएबल फॉर वाटर। अब देखिए बेटा, अब आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। हेनले लूप की आरोही भुजा इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपरागमय होती है। अब आरोही भुजा कौन सी होगी बेटा, ये वाली, और क्या बोल रखा है कि NaCl के लिए अपरागमय होगी। तो नहीं सर, ये तो परागमय होती है, मतलब कि वो पर्टिकुलरली वहां से परमिएबल होती है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपरागमय होती है। अवरोही भुजा कौन सी होगी बेटा, ये वाली। इधर से तो देखिए वाटर जो है रीएब्सॉर्ब हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। दुरस्थ संवलित नलिका बाइकार्बोनेट के पुनः अवशोषण के लिए अक्षम होती है। बेटा नहीं, अक्षम नहीं होती, सक्षम होती है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि DCT से स्मॉल अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट का रीएब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन ही ऑब्वियसली सही होगा। ग्लोमुलर कोशिका गुच्छ निस्यंद को लगभग 99% भाग वक्त नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित हो जाता है। ये बिल्कुल सही है हमारा, क्योंकि बेटा 99% जो होता है वो रीएब्सॉर्प्शन कहां हो जाता है, PCT के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, मानव में प्रधान नाइट्रोजनी उत्सर्जी यौगिक का संश्लेषण, तो संश्लेषण कहां होता है बेटा, इसका फॉर्मेशन जो होता है वो कहां होता है, लीवर में होता है, यकृत में होता है, और तथा उसका अधिकांश उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया, इजिली NCERT बेस्ड क्वेश्चन था। AIPMT प्री 2011 का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में मानव नेफ्रॉन के एक विशिष्ट भाग का कार्य सही बताया गया है ना। इसमें पहला ऑप्शन देखिए बेटा, पोडोसाइट्स के बारे में बोल रखा है, पोडोसाइट्स। ठीक है, सूक्ष्म अवकाश रेखा छिद्र बनाते हैं ताकि रक्त का निस्यंद बोमन कैप्सूल में हो सके। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट ही सही है बेटा। बोमन कैप्सूल जो होते हैं वो कहां पे होते हैं बेटा, मॉडिफिकेशंस होते हैं सेल्स के। ये आपका बोमन कैप्सूल हो गया बेटा, है ना। यहां अंदर की तरफ में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पोडोसाइट सेल्स होते हैं, इस तरह से यहाँ पे पोडोसाइट सेल्स होते हैं, जिसके बीच में फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती है, मतलब इसके बीच में स्लिट्स होती है ना, गड्ढे से होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फिल्ट्रेशन हो पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो पाता है, फिल्ट्रेशन हो पाता है। ठीक है, इसकी वजह से यहां पे इस तरह से फिल्ट्रेशन हो पाता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट ही जो हो गया कि पोडोसाइट सेल्स का क्या है। अब देखिए बाकी के स्टेटमेंट भी हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। हेनले लूप ग्लोमुलस निस्यंद में मुख्य पदार्थों का अधिकांश पुनः अवशोषण करता है। नहीं बेटा, हेनले लूप नहीं करता, ना PCT करता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, PCT होना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। दुरस्थ संवलित नलिका पोटेशियम आयनों का परिवर्तित रक्त कोशिकाओं में पुनः अवशोषण कर, नहीं बेटा,
ये रक्त वाहिकाओं में नहीं, ये क्या होता है, पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम का तो क्या होता है, सिक्रीशन होता है ना, ब्लड से वो आपका रीनल टिब्यूल में जाता है और अभिवाही धमनी का रक्त को ग्लोमेरुलस से दूर वक्र शिरा की ओर ले जाती है। नहीं बेटा, ये तो कहां दूर नहीं, मतलब कि ग्लोमेरुलस की तरफ लेके जाती है ना, तो ये भी गलत हो गया हमारा। एआईपीएमटी प्री 2011 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना वृक्कीय पिरामिड का भाग नहीं है? तो देखिए, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है बेटा, एक बार डायग्राम वापस बनाते हैं। ये मेडुलरी पिरामिड हो गया है ना, और यहां पे मैं बना रहा हूं आपका बॉमस कैप्सूल। बॉमस कैप्सूल ये रहा पीसीटी वाला पार्ट, ये हेनले लूप वाला पार्ट हो गया, और ये डीसीटी वाला पार्ट हो गया, ये कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट हो गया, है ना। तो अब आप अगर ढंग से देखेंगे तो आपको इधर नजर आएगा कि ये जो बॉमस कैप्सूल है, एक तो ये हो गया, एक ये पीसीटी हो गया, और एक ये डीसीटी हो गया। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर बाहर है, अंदर की तरफ में क्या है, हेनले लूप है। तो यहां पे आपको ऑप्शन में देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना वक्रीय पिरामिड का भाग नहीं है? तो पेरिनेलिकार कोशिकाएं, पेरिनेलिकार कोशिकाएं भी होती है बेटा, क्योंकि आप देखिए यहां से जो कोशिकाएं इधर से निकलती है वो ही जाके इधर इसके ऊपर, है ना, इस तरह से ये लूप बनाती है, यहाँ पे इस तरह से लूप बनाती है। तो ये भी क्या है, ये आपका पिरामिड का पार्ट हो गई, है ना। कुंडलित नलिकाएं, ये देखिए बेटा, कुंडलित नलिकाएं जो है पीसीटी और डीसीटी जो आपका ओवरऑल का है, वो कौन से एरिया में, वो कॉर्टेक्स वाले एरिया में। यहाँ पे बाहर देखिए, ये बाहर वाला कॉर्टेक्स वाला एरिया, तो वो बाहर कॉर्टेक्स वाले एरिया में, और यहाँ पे ये मेडुला वाला एरिया देखिए अंदर की तरफ। तो ये मेडुला में आपको क्या दिख रहा है, हेनले लूप दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, कुंडलित नलिकाएं। संग्राहक वाहिनियां, ये देखिए संग्राहक वाहिनियां आपको कलेक्टिंग डक्ट होगी, और हेनले का लूप आपको इधर दिख ही रहा है। तो ये करेक्ट है ना, आपको पता लग गया इसका आंसर। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, तो वृक्कों के कार्य के नियमन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? आपको बेटा करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से ढूंढना है। जब कभी कोई बहुत ज्यादा पानी पीता है तब एडीएच का विमोचन घट जाता है। बेटा विमोचन घट जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग अधिक पानी पिएंगे तो एडीएच का काम उस वक्त रहेगा नहीं, क्योंकि एडीएच जो है बेटा वो कौन सा हार्मोन है? इट इज द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये क्या है बेटा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का काम क्या है? इसका काम है कि ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का। ठीक है, कहां से करवाता है बेटा? इस डीसीटी से करवाता है एंड कलेक्टिंग डक्ट से करवाता है, कलेक्टिंग डक्ट से करवाता है। तो ये क्या बोल रहा है बेटा कि, है ना, ज्यादा पानी पीने से जो एडीएच का विमोचन जो है वो आपका कम हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एडीएच का उस वक्त काम नहीं है, हमको ज्यादा से ज्यादा पानी कंजर्व नहीं करना। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही सही निकल गया। शरीर पर अधिक ठंड के पहुंचने पर एडीएच का विमोचन उत्तेजित होता है। देखिए ठंड के टाइम पे एडीएच का सिक्रीशन जो होता है बेटा वो कम हो जाता है, ये ध्यान रखिए आप। जब भी तो विंटर्स में, सर्दियों में हमको यूरिनेशन ज्यादा होता है बेटा। ग्लोमेरुलर रक्त में प्रवाह के में बढ़ोतरी होने से एंजियोटेंसिन सेकंड का बनना उत्तेजित होता है। ठीक है, तो प्रवाह में बढ़ोतरी के साथ नहीं होता बेटा, कम होने के साथ में एंजियोटेंसिनोजन बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, गर्मियों में जब वाष्पन के द्वारा शरीर में बहुत सा जल बाहर निकल जाता है तब एडीएच का विमोचन घट जाता है। एडीएच का विमोचन घटता नहीं है बेटा, वो बढ़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, समर्स में एडीएच का सिक्रीशन बढ़ जाता है और विंटर्स में कम हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी को वाटर को कंजर्व करना कितना है। ठीक है, यहां पे देखिए बेटा, उत्सर्जन की दृष्टि से निम्न में से कौन एक सही है ना? वृक्कीय निषेध में उपस्थित अधिकांश जल का पुनः अवशोषण दूरस्थ कुंडलित नलिका। बेटा दूरस्थ में नहीं होता, मतलब डीसीटी में नहीं होता, कहां होता है? ये होना चाहिए था बेटा पीसीटी में होता है ना, पीसीटी में। और कितना होता है ये भी ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था बेटा कि ये होता है बेटा 70 to 80%। ठीक है, 70 to 80%। तो इसलिए मेरा ये ऑप्शन गलत हो गया। हेनले के लूप का अवरोही भाग, अवरोही भाग कौन सा हो जाएगा बेटा? जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब है, NaCl के लिए पूर्णतः अपराग में होता है। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। मेल्फिगन काय
वृक्क के मेडुला भाग में होता है। नहीं, मेडुला भाग में नहीं होता बेटा, कॉर्टेक्स वाले भाग में होता है, इसलिए ये गलत हो गया। मूत्र का रंग हल्का पीला होता है एवं यह आंशिक क्षारीय होता है। क्षारीय मतलब कि नहीं बेटा, ये एसिडिक होता है ना, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेफ्रॉन का वह कौन सा भाग है जिसमें गुच्छे निस्यंद में वैद्युत उपघट्यों तथा जल की अधिकतम मात्र 70 से 80% का पुनः अवशोषण होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा, वो कहां होता है? समीपस्थ संवलित नलिका मतलब कि पीसीटी में होता है बेटा। ठीक है, हेनले लूप का हट गया, हेनले लूप में भी नहीं होता और दूरस्थ नलिका में भी नहीं होता। वेरी इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड, इसलिए बोलते हैं बेटा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करिए और जो नोट्स आपको बनवाए गए हैं उसको बिल्कुल एज इट इज आप पढ़िए। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चन उससे लगते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, गुच्छे निस्यंद दर में गिरावट आने पर किसका सक्रियकरण होता है? जीएफआर कम होने पे क्या होगा बेटा? एडिनल मेडुला। एडिनल मेडुला का तो कोई रोल ही नहीं है बेटा। ठीक है, आएगा भी तो एडिनल कॉर्टेक्स का आएगा। पश्चात पिट्यूटरी का वेसोप्रेसिन स्त्रावण के लिए ये भी नहीं होगा बेटा। ठीक है, गुच्छे आसन कोशिकाओं का रेनिन स्त्रावण के लिए, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। एडिनल कॉर्टेक्स का एल्डोस्टेरोन स्त्रावण के लिए बेटा, ये वाला गलत है क्योंकि सबसे पहले जो सिक्रेशन होगा रेनिन का सिक्रेशन होगा। कंडीशन क्या है वापिस से रिकॉल करिए बेटा, मैंने आपको क्या क्या बताया था। अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए या फिर ब्लड प्रेशर कम हो जाए या फिर जीएफआर कम हो जाए, तो इन तीनों ही कंडीशन में किसका सिक्रेशन होगा बेटा? बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसमें किसका सिक्रेशन होगा? रेनिन का सिक्रेशन होगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, ये आपको बेटा डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। डी बोल रखा है कि कॉर्टेक्स है वृक्क का भारी भाग जिसमें नेफ्रॉन का कोई हिस्सा नहीं होगा। बेटा ये वैसे डायग्राम देखने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप पढ़ के ही ये स्टेटमेंट गलत बोल सकते हैं, क्योंकि कॉर्टेक्स में जो होता है मैंने अभी आपको बताया, पीसीटी, डीसीटी, मेल्फिगन कॉर्पसेल्स मतलब बॉमेस कैप्सूल वाला पार्ट, ग्लोमुलस वाला पार्ट। ठीक है, तो बहुत सारा पार्ट होता है, तो इसलिए ये वाला भी हमारा गलत हो गया। अधिवृक्क ग्रंथि मतलब कि एडिनल वृक्क के अग्र सिरे पर स्थित कैटेकोलेमाइन का स्त्रावण करती है जो ग्लाइकोजन के उपघटन का उद्दीपित करती है। बिल्कुल सही है बेटा। कौन सा वाला बोल रहा है? ए वाला बोल रहा है। ये देखिए ए वाला, ये जो ए जो है ना बेटा, ये कौन सी ग्लैंड है? ये एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड है और एड्रिनल ग्लैंड का जो एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट है वो क्या रिलीज करता है? कैटेकोलेमाइन से रिलीज करता है बेटा। ठीक है, कैटेकोलेमाइंस जो होते हैं ये कुछ भी नहीं है बेटा। हमको अगर पता है इमरजेंसी हार्मोन के बारे में, एक तो हम लोग जानते हैं एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। ठीक है, इन दोनों का क्या करता है? सिक्रीशन करता है। क्या मैंने बोला? एड्रिनल ग्लैंड कैटेकोलेमाइन का सिक्रीशन करता है। और ये जो कैटेकोलेमाइन जो होती है बेटा, ये जो होता है ये ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन के उपघटन को उद्दीपित करता है, मतलब ये ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को उद्दीपित करता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट सही हो गया। अब आगे वाला देख लेते हैं। बी वाले को बोल रखा है पेल्विस। बी का है बेटा? यस, ये पेल्विस है। पेल्विस के बारे में क्या बोल रखा है? नबिका हाइलम के भीतर की तरफ स्थित चौड़ा कीपाकार अवकाश हेनले लूप में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। बेटा हेनले लूप में थोड़ा पेल्विस जुड़ा होता है, तो ये गलत हो गया हमारा। मेडुला वृक्क का भीतरी क्षेत्र जिसमें संपूर्ण नेफ्रॉन स्थित होता है। क्या बोल रखा है? सी वाले को बोल रखा है मेडुला। यस, सी वाला है तो मेडुला, बट इसके अंदर पूरा पूरा नेफ्रॉन नहीं होता है, क्योंकि नेफ्रॉन का कुछ पार्ट किसमें होता है बेटा? कॉर्टेक्स में होता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। आइए बेटा, एएफएमटी 2015 में नेफ्रॉन से समीपस्थ संवलित नलिका को काट कर निकाल देने का परिणाम होगा। ठीक है, तो आप पीसीटी को अगर काट दोगे तो बेटा जो यूरिन जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका डाइल्यूटेड हो जाएगा। तो अधिक सांद्र, सांद्र मतलब कंसंट्रेटेड हो गया, और अधिक तनु का मतलब डाइल्यूटेड हो गया, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एएफएमटी 2015 का जो क्वेश्चन था उसका आंसर जो है आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मूत्र आमतौर से अम्लीय होता है क्योंकि। ठीक है,
तो बेटा जो यूरिन जो होता है वो एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच जो होता है वो उसका 6 होता है, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो पीएच होता है यूरिन का वो क्या होता है बेटा 6 होता है। अब आपको यहाँ पे बोल रखा है कि वो किसके वजह से होता है, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन होते हैं सक्रिय रूप से निस्यंद से स्त्रवित हो जाते हैं, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन हो गया आपका। परिनलिकार मतलब पेरिट्यूबुलर कोशिकाएं में सोडियम ट्रांसपोर्टर प्रत्येक ये नहीं होगा। उत्सर्जित प्लाज्मा प्रोटीन्स अम्लीय होते हैं। प्रोटीन्स तो बेटा फिल्ट्रेट में आते ही नहीं है, और पोटेशियम और सोडियम विनिमय में अम्लता पैदा हो जाती है। बेटा पोटेशियम और सोडियम के कारण नहीं होती है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हाइड्रोजन आयन के कारण। क्योंकि बेटा हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, यहाँ पे हम लोगों को पता है बेटा पीसीटी वाला पार्ट जो है और जो डीसीटी वाला पार्ट भी जो है, ठीक है, या फिर जो कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट है, यहां पे जो होता है बेटा सिक्रीशन होता है, एक्टिवली सिक्रीशन होता है। और किन किन की चीजों का होता है मैंने आपको बताया था, एक पोटेशियम हो गया, H+ आयंस हो गए और अमोनिया हो गया, इनका क्या होता है सिक्रीशन होता है। सिमिलरली यहां पे भी सिक्रीशन होता है H+ आयंस का, और सिमिलरली यहां पे भी H+ आयन का सिक्रीशन होता है विद K+ आयन। तो बेटा जितना H+ आयन यूरिन के अंदर होगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्तनधारियों में कौन सी रुधिर वाहिका समानता सबसे अधिक यूरिया वहन करती है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है आपको, हमको पता है कि बेटा जो लीवर है, ठीक है, जो लीवर है, लीवर में आने वाली जो ब्लड वेसल होती है बेटा, इसमें जो ब्लड लेके आ रही है वो कौन सी हो जाएगी बेटा, हिपेटिक आर्टरी हो जाएगी। और यहां से जो ब्लड लेके जा रही है वो कौन सी हो जाएगी बेटा, हिपेटिक वेन हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या क्या बताया आपको, यहां पे ये ब्लड एंटर हो रहा है और यहां से ब्लड एग्जिट हो रहा है। अब मेरे को आप खुद बताइए बेटा कि लीवर के अंदर हमको पता है कि एक साइकिल होती है जिसको हम लोगों ने नाम दिया था बेटा ऑर्निथिन साइकिल। क्या होती है, ऑर्निथिन साइकिल। और ऑर्निथिन साइकिल क्या बनाती है बेटा, ये यूरिया का फॉर्मेशन करती है। किसका, ये यूरिया का फॉर्मेशन करती है। अब क्योंकि बेटा लीवर के अंदर ऑर्निथिन साइकिल हो रही है और ये अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर रही है, यूरिया में कन्वर्ट कर रही है, 2NH3 plus 1 CO2 and how much ATP, 3 ATP form how many यूरिया, 1 molecule of यूरिया। तो यहां पे जो यूरिया का अमाउंट होगा इसमें ब्लड में वो क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके अंदर, हिपेटिक वेन के अंदर होगा। तो यहां पे आप देख लीजिए बेटा वृक्क शिरा हो गया, और यहां पे पृष्ठ महाधमनी हो गया, यकृत शिरा हो गया और यकृत निवाहिका शिरा। तो ये हो गया बेटा, क्योंकि ये तो हमारी आर्टरी हो गई और ये क्या हो गया बेटा, वेन हो गई। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 4। वेरी इजी क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, नेफ्रॉन का वो भाग जो सोडियम के सक्रिय पुनः अवशोषण का कार्य करता है। बेटा कहां पे हम लोग देखते हैं बेटा, पीसीटी के अंदर, और सीधे सीधे हमारा आंसर ये आ जाता है, ठीक है, 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। रक्तदाब आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा। देखिए ऑप्शंस को ढंग से देखना पड़ेगा और स्टेटमेंट को खासकर नहीं होगा। क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम जो होता है में कमी होने के कारण। क्या बोल रहा है, ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड वॉल्यूम में कमी होने के कारण किसका विमोचन नहीं होगा। देखिए एट्रिल नाइट्रियोटिक फैक्टर जो होता है ANF का सिक्रीशन कब होता है, जब ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड वॉल्यूम या फिर GFR बढ़ा हुआ हो, ठीक है, जब ANF का सिक्रीशन होता है। बट यहां पे क्या बोल रहा है, कमी के कारण। तो कमी के कारण इसका सिक्रीशन नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर ही हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे एल्डोस्टेरोन, ADH और रेनिन, इसका सिक्रीशन होगा बेटा इस कंडीशन में। क्या ये बात क्लियर है बेटा आपको, ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम कम है तो इनका सिक्रीशन होगा, बट इसका नहीं होगा। इसका कब होगा, जब
कमी नहीं होगी वृद्धि के कारण, ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम या फिर जीएफआर बढ़ा हुआ होगा तो एएनएफ का सिक्रीशन होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन उचित है, ठीक है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। हेनले पास की अवरोही भुजा जल के लिए अपराग्म्य होती है, ठीक है। तो ये वाली होगी आपकी अवरोही और ये हो गई आरोही हेनले लूप की, है ना। तो यहां से क्या होता है बेटा, यहां से तो वाटर के लिए परमिएबल होती है और ये जो होती है वो NaCl के लिए परमिएबल होती है और वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। आपको बोल रहा है हेनले पास की अवरोही भुजा जल के लिए अपराग्म्य होती है, नहीं, जल तो उधर से रीएब्सॉर्ब होता है। हेनले पास की आरोही भुजा जल के लिए पराग्म्य होती है, नहीं, अपराग्म्य होती है। हेनले पास की अवरोही भुजा विद्युत उपघटियों के लिए पराग्म्य होती है। अवरोही भुजा बेटा ये वाली, है ना, पराग्म्य नहीं होती, अपराग्म्य होती है, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन ही सही है। हेनले पास की आरोही भुजा जल के लिए अपराग्म्य होती है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ऑप्शन 4 इजी। में दी गई मदों की आपको मैच द कॉलम करना है बेटा, सिंपल सा है। यहाँ पे फटाफट ग्लाइकोस यूरिया, मूत्र में ग्लूकोज का होना, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। गाउट जो होता है बेटा अर्थराइटिस में होता है, गाउटी अर्थराइटिस में जोड़ों में क्या होता है, आपके इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, तो जोड़ों में यूरिक अम्ल का संग्रह होना, ठीक है। वृक्कीय पथरी में क्या होगा बेटा, क्रिस्टल्स बन जाएंगे किडनी के अंदर, किडनी स्टोन भी बोलते हैं, और आपका गुच्छ वृक्षोद में गुच्छों में प्रदाहता, मतलब कि इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग हो गया इसका मतलब, ठीक है, इन्फ्लेमेशन। तो यहां पे देख लीजिए बेटा फोर्थ, फिर उसके बाद में फर्स्ट, ठीक है, जोड़ों में यूरिक एसिड का फोर्थ के बाद में बेटा फर्स्ट, इसके बाद में सेकंड एंड इसके बाद में थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ जाता है बेटा नीट 2019 का क्वेश्चन है आपका, हीमोडायलिसिस पे क्वेश्चन आया था ये, के दौरान कृत्रिम रक्त में उपयोग के परिणाम स्वरूप। अब यहाँ पे देखिए बेटा हीमोडायलिसिस जो यूज कर रहे हैं वो क्योंकि वो यूज कर रहे हैं क्योंकि उसको यूरेमिया है, यूरेमिया में क्या हो रहा है, ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है उसका और किडनी काम नहीं कर रही, किडनी फेलियर की कंडीशन है। तो बेटा हीमोडायलिसिस यूज करने से नाइट्रोजनी अपशिष्ट शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं, ये तो गलत बात है बेटा। हीमोडायलिसिस करने से नाइट्रोजन अपशिष्ट जो होते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यूरिया का ही तो एलिमिनेशन कर रहे हैं, किससे, हीमोडायलिसिस से, ये तो कम होगा। अतिरिक्त पोटेशियम आयनों का निष्कासन नहीं हो पाता है, बिल्कुल गलत बात है। जो भी अगर हाई कंसंट्रेशन में है, आपके पोटेशियम आयन अगर हाई कंसंट्रेशन में है तो वो भी क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट ही मेरे गलत हो गए, ए एंड डी। और अगर आप देखेंगे तो आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है उपयोग में परिणाम स्वरूप क्या होगा बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उचित है। तो उचित आपको ढूंढने हैं, तो सी और डी, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही निकल के आ गया, क्योंकि ए और बी तो गलत है हमारा, क्योंकि पोटेशियम भी जो होगा एक्सेस में वो भी आपका हीमोडायलिसिस से रिमूव हो जाएगा और यूरिया भी होगा, यूरिया के लिए तो हीमोडायलिसिस यूज कर रहे हैं, किडनी काम नहीं कर रही है और हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हीमोडायलिसिस मशीन का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग दो ऑप्शन और देख लेते हैं बेटा, जतर आंतीय पथ के कैल्शियम आयनों के अवशोषण में कमी आती है। अब देखिए ये चीज हमारे थ्योरी में नहीं आई है और यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाता है और आप सोचते हो कि सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट अगर आप देखोगे तो मैंने पहले दो स्टेटमेंट से जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है उसी से मैंने आपको एलिमिनेशन से इसका क्वेश्चन कर लिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस कोई चीज आई है ना, तो आप उसको एलिमिनेशन से कर सकते हो। अच्छा ये स्टेटमेंट मैं आपको समझा देता हूं, क्या बोल रहा है बेटा, कैल्शियम आयनों के अवशोषण में कमी होती है। अब देखिए यहाँ पे जो किडनी है, मैंने आपको किडनी के बारे में बताया था बेटा, किडनी में जो जेजी सेल्स होते हैं उसके बारे में बताया था। किडनी में जो जेजी सेल्स होते हैं वो एक और हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं कैल्सिट्रायोल। क्या रिलीज करते हैं बेटा, कैल्सिट्रायोल। अब देखिए इसमें नाम नहीं आ रहा है कैल्शियम, कैल्सिट्रायोल क्या करता है, ये पर्टिकुलरली इंटेस्टाइन से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इट विल इंक्रीज, क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, रीएब्जॉर्प्शन of calcium ion from GIT। बेटा GIT का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम का ये क्या करता है,
पर्टिकुलरली एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो क्या होगा, जठर आंतीय पत्र से कैल्शियम आयनों के अवशोषण में कमी आती है। क्यों? क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही ना, क्योंकि किडनी क्या रिलीज करती है, कैल्शियम ट्रायल रिलीज करती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। और आरबीसी उत्पादन में कमी आती है, ये तो आपको पता होगा, क्योंकि हम लोग पता है कि एक हार्मोन रिलीज करती है बेटा किडनी, जिसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन, और इरिथ्रोपोएटिन का काम क्या होता है बेटा, इरिथ्रोपोइसिस करवाना होता है, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को करवाना होता है। कहां पे? बोन मैरो के अंदर करवाना होता है। तो देखिए बेटा, किडनी से रिलीज होने वाले जो प्रोटीन्स हैं वो क्या क्या हो गया, एक तो रेनिन हो गया बेटा, ठीक है। रेनिन का काम अपना है कि वो आपको एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। एक मैंने आपको बताया इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन इरिथ्रोपोइसिस करवाता है। और एक मैंने आज आपको नया बताया जिसको कैल्सिट्रायल बोलते हैं, वो क्या करवा रहा है बेटा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। इसलिए हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं बेटा, नीट 2019 का क्वेश्चन है ये, है ना। सांद्रित मूत्र के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? ठीक है, जस्टा गुच्छे कॉम्प्लेक्स द्वारा इरिथ्रोपोएटिन का स्त्रावण। देखिए, इरिथ्रोपोएटिन का काम दूसरा है, इसका कोई इधर लेना देना नहीं है, इसका काम है इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, इसका काम है इरिथ्रोपोइसिस, तो इसका इधर काम कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। अगर इधर रेनिन दे रखा होता तो सही हो जाता, वो सांद्रित मूत्र को बनाने के लिए रेनिन का काम सही है ना। गुच्छे निस्यंद के दौरान द्रव स्थितित दाब, ठीक है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ये बेटा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो बेटा सांद्रित मतलब कि कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बेटा कुछ प्रेशर्स बताए थे, जैसे कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ग्लोमुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो उसी में से ये बोल रखा है गुच्छे निस्यंद के दौरान, है ना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के कारण ना कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है। नहीं, उसके कारण तो फिल्ट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन उसके कारण नहीं होता है ना। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का निम्न स्तर, बेटा एंटी डायूरेटिक हार्मोन का निम्न स्तर नहीं, उसका ज्यादा होना चाहिए सिक्रीशन, जब भी आपका क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। और वृक्कों के आंतरिक मध्यांशी इंटरस्टिशियम के तरफ अति ऑस्मोलिटी बनाए रखना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बेटा एक कॉन्सेप्ट सिखाया था जिसको मैंने आपको बोला था काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में मैंने आपको सिखाया था बेटा, जो यूरिन जो होता है वो 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड होता है। वो 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड किसकी वजह से हुआ? क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो मेडुला वाला पार्ट है, ठीक है, यहां पे मैं आपको वापस से एक डायग्राम बना के बताता हूं। ये जो मेडुला वाला पार्ट है, तो कॉर्टेक्स में जो ऑस्मोलिटी रहती है वो 300 मिली ऑस्मोल रहती है, और इनर साइड में मेडुला के जाएंगे तो ऑस्मोलिटी बढ़ती जाती है, 1200 मिली ऑस्मोल होती है। ठीक है, और ये जो ऑस्मोलिटी बढ़ने का कारण है उसके 2 चीजें हैं। एक तो NaCl का इधर रीएब्जॉर्प्शन जो होता है, ठीक है, यहां पे क्या होता है बेटा, NaCl का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है, और दूसरा कारण है इधर यूरिया। ये दोनों चीजें क्या करती है बेटा, ये दोनों फैक्टर इसलिए रिस्पॉन्सिबल है ऑस्मोलिटी को बढ़ाने के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज ऑस्मोलरिटी। ठीक है, और ये ऑस्मोलिटी बढ़ेगी और बाहर हाइपरटोनिक मीडियम रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, और उतना ज्यादा क्या होगा, यूरिन हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नीट 2020 का रिसेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में मूत्र की कौन सी अवस्था डायबिटीज मेलिटस के और संकेत करती है? ठीक है, तो बेटा अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज हो, पहला तो ये कंडीशन हो गई, और कीटोन बॉडीज हो, तो कीटोन बॉडीज और ग्लूकोज की वजह से हम लोग बता सकते हैं डायबिटीज मेलिटस। देखिए मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज मेलिटस जो होती है वो आपकी किसके कारण होती है, वो इंसुलिन के कारण होती है। इट इज ड्यू टू इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, और इंसुलिन का काम क्या है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कोई कम करता है। अब डायबिटीज मेलिटस के केस में क्या होता है बेटा, कि इंसुलिन का क्या होता है, कम सिक्रीशन होता है। इसका क्या होगा, कम सिक्रीशन होगा, और जब इसका कम सिक्रीशन होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम की जगह पे क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। और जब ये बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा बेटा, ये आपके यूरिन में
प्रेजेंट होगा, क्योंकि यूरिन में बेटा हमको पता है कि पीसीटी के अंदर 100% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है ग्लूकोज का, बट अगर ब्लड में ही ग्लूकोज इतना ज्यादा अमाउंट में तो वो क्या होगा, यूरिन में उसकी प्रेजेंस दिखेगी और उसी के कारण कीटोन बॉडीज भी बनने लग जाएगी। तो हमारा जो सीधे सीधे जो ऑप्शन निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लास्ट चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से भी कर सकते थे और इस चैप्टर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों से ही हमारा क्वेश्चन हो जाता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था ये। निम्न में कौन मूत्र वृद्धि के रोकने में सहायता करता है ना? एल्डोस्टेरोन के कारण रक्त नलिका में सोडियम एवं जल का पुनरावशोषण। ठीक है, एल्डोस्टेरोन के कारण, है ना? तो क्या बोल रहा है, मूत्र वृद्धि को रोकने में सहायता करता है। नाइट्रोटिक कारक द्वारा वाहिकाओं का संकीर्ण होना, मतलब कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बोल रहा है ये। ठीक है, जेजे कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्त्रवण कम होना, कम नहीं होना बेटा, बढ़ेगा जब आपका मूत्र वृद्धि कम होगी। ठीक है, और एडीएच के अल्प स्त्रवण से अधिक जल का पुनरावशोषण। ठीक है, तो यहां पे अल्प स्त्रवण के मतलब की हो गया आपका कि ये जो है पर्टिकुलरली, हाँ, तो पहला ऑप्शन देखेंगे, एल्डोस्टेरोन के कारण रक्त नलिकाओं में सोडियम एवं जल का पुनरावशोषण, ये बिल्कुल सही है हमारा। इसी की वजह से निम्न में कौन सा मूत्र वृद्धि के रोकने में सहायता करता है, ये बिल्कुल सही है। एडीएच के अल्प स्त्रवण से अधिक जल का पुनरावशोषण। देखिए, अल्प स्त्रवण से नहीं, मतलब कि अधिक स्त्रवण से होता है, ये ज्यादा स्त्रवण से होता है किसका, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए था, और ये भी गलत हो गया। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्या होता है, मूत्र वृद्धि आपकी कम नहीं होती है ना, तो ये क्या बोल रहा है, मूत्र वृद्धि को रोकने में। तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन के कारण रक्त नलिकाओं में सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, उसके कारण होता है। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी और लेटेस्ट 2020 की भी क्वेश्चंस करवाए मैंने आपको, और मैंने आपको ये बताना चाहा कि एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ते रहिए और लाइन बाय लाइन बार बार रिवीजन करते रहिए। आप जो भी बुक्स सॉल्व कर रहे हैं वो भी देखिए, मॉड्यूल भी देखिए, और अपने जो डाउट्स हैं वो डाउट पोर्टल पे भेजिए, वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो हम लोग उसको लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गुड बाय।